हेलो एवरीवन, बीएनडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप सब देख चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है वो टीआरएनए और आरआरएनए पर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में टीआरएनए और आरआरएनए पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने क्वेश्चन हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे वो 12th क्लास स्टूडेंट हो, 11th क्लास स्टूडेंट हो, सब लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टीआरएनए। टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। ऐसा हम सब जानते हैं, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मीन्स स्थानांतरण आरएनए। इसका मतलब क्या होता है? स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती। तो हम ऐसा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि यह घुलनशील आरएनए होता है, घुलनशील या सोलेबल आरएनए होता है, घुलनशील आरएनए होता है, आरएनए होता है। नेक्स्ट, इसे अनुचलक भी कहा जाता है। अनुचलक, अनुचलक मीन्स अडेप्टर। अनुचलक मीन्स अडेप्टर। अडेप्टर वाई? वो इसलिए क्योंकि ये अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। कहां पर? एमआरएनए पर। अडेप्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यह सबसे छोटा आरएनए होता है। यह सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। नेक्स्ट, देखिए, घुलनशील की बात की जाती है। घुलनशील का मतलब ये होता है 1 MnACl के सॉल्यूशन में जो आरएनए घुल जाता है दैट इज सोलेबल, और जो नहीं घुलता वो इनसोलेबल होता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे अच्छी बात यही है कि ये घुलनशील है, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा आरएनए होता है, ये बात हमें सेकेंड पॉइंट में ध्यान रखनी है। थर्ड बात, इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा जो होती है वो लगभग 5 से, या मैं कहूँ 10 से 15% तक आपको देखने को मिलेगी। 10 से लेकर 15% तक। याद रखिएगा आप, इससे पहले हम एमआरएनए पढ़ चुके हैं, और एमआरएनए की जो मात्रा होती है वो लगभग 1 से लेकर 5% तक होती है, और इसकी मात्रा 10 से लेकर 15% तक होती है। 80% किसकी मात्रा होती है? वो आरआरएनए की बात होती है, या आरआरएनए की मात्रा होती है, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसकी मात्रा कितनी होती है। आगे चलते हैं। इसके प्रकार अगर हम देखें, इसके प्रकार या इसके टाइप देखें, तो ये प्रकार के बेस पे 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार के। आप कहेंगे टीआरएनए 20 प्रकार के? जी हाँ, बिल्कुल 20 प्रकार के। 20 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है किसमें? जेनेटिक कोड में, कि जेनेटिक कोड जो होते हैं उनको लेकर कौन आता है? ट्रांसफर आरएनए आता है, टीआरएनए लेकर आता है। तो 20 अमीनो एसिड को लेकर आने के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। 20 प्रकार के क्यों होते हैं? एक ही प्रकार के टीआरएनए क्यों नहीं लेकर आ सकते? इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 20 प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं मैंने बता दिया अभी, कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को लाने के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, आई मीन आणविक भार की बात करें, आणविक भार वो लगभग आपको मिलेगा लगभग 20,000 डाल्टन से 40,000 डाल्टन तक। 20,000 से 40,000 डाल्टन तक। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे सामने आता है कि जब हम टीआरएनए का कोई अभी डायग्राम देखेंगे, मॉडल देखेंगे, तो वो मॉडल किसने दिया? टीआरएनए का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट होले ने। किसने दिया था बच्चों? रॉबर्ट होले ने। रॉबर्ट होले।
ने 1965 में 1965 में टीआरएनए को समझाने के लिए टीआरएनए को समझाने के लिए क्लोवरलीफ मॉडल दिया था। क्या दिया था बच्चों? क्लोवरलीफ मॉडल दिया था। अभी इसी मॉडल को हम अच्छे से देखेंगे। मॉडल दिया था, क्लोवरलीफ मॉडल दिया था। ये ठीक है, ये काफ़ी बच्चे याद रखते हैं कि क्लोवरलीफ मॉडल दिया था, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि टीआरएनए 20 प्रकार का होता है। तो किस टीआरएनए का इन्होंने समझाया था या किस टीआरएनए पे इन्होंने मॉडल दिया था? तो इन्होंने यीस्ट में एलेनिन टीआरएनए। एलेनिन क्या है? एलेनिन एक अमीनो अम्ल है। तो एलेनिन टीआरएनए पर मॉडल दिया या एलेनिन टीआरएनए की संरचना को समझाया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लोवरलीफ मॉडल दिया तो सही, लेकिन वो क्लोवरलीफ मॉडल किस अमीनो एसिड का था? वो एलेनिन पे बेस्ड था, या एलेनिन जिस टीआरएनए से अटैच था उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और 1968 में इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब आते हैं इसकी मेन स्ट्रक्चर पे कि टीआरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, या टीआरएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी आर्म्स होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के अलावा। तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देती है जो आपको टीआरएनए दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है, आई मीन एकल रज्जुकीय होता है या द्विरज्जुकीय होता है, तो बेशक आप इसे देखकर डीएस बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे, देखिए इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें, देखिए इस डायग्राम को देखते हैं आप, तो यहां आपको दो क्या दिखाई दे रहे हैं? दो एंड्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 प्राइम या 5 डैश एंड, और यहां पर दिखाई दे रहा है 3 डैश एंड या 3 प्राइम। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है अगर ये मैं कहूं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये 5 डैश है या 5 प्राइम है या ये 3 प्राइम है, तो ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर आप कहेंगे कि ये लगता तो डबल स्ट्रैंडेड की तरह। वो इसलिए लगता है कि टीआरएनए में फोल्ड्स के कारण, टीआरएनए में वलन के कारण कुछ स्थानों पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? जहां जहां पर इनके संपूरक नाइट्रोजन बेस होते हैं वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि होता ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बारे में अभी हम डायग्राम पे आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये डायग्राम फिलहाल मैंने इसलिए दिखाया है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छे से इस दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लीजिए कि टीआरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस चीज़ को हम पीछे मेंशन भी कर देते हैं, क्या कि टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड या एकल रज्जुकी होता है, एकल रज्जुकी होता है। और अगर इसकी दिशा की हम बात करें, दिशा डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसकी दिशा होती है 5 डैश टू 3 डैश या 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखिएगा एकल रज्जुकी होता है, और कैसा होता है? दिशा 5 डैश टू 3 डैश या 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या कि ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है? तो टीआरएनए लगभग 75 से लेकर 75 आई मीन 75
75 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, अच्छे से बात कर चुके हैं हम पिछले वीडियोस में, अच्छे से बात कर चुके हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, बना होता है। और किसी भी पॉइंट को समझने का आनंद तभी आता है जब उसके बेसिक आधारी बिंदु हमारे दिमाग में क्लियर होते हैं। तो ये कितने का बना है, 75 से लेकर 95 का, इसीलिए हमने पीछे लिखा भी है कि यह छोटा टीआरएनए होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए हमने फिलहाल अभी ये कह दिया कि ये क्लोवर लीफ मॉडल है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि टीआरएनए की शेप कैसी होती है, टीआरएनए की शेप कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर टीआरएनए की 3D इमेज देखी जाए, 3 डायमेंशनल इमेज अगर हम देखें, तो टीआरएनए की 3D इमेज में ये एल शेप दिखाई देता है। और ये किसने बताया था, ये किम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था। किसने बताया था, किम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर इसकी 3D इमेज को देखें तो वो एल शेप नजर आती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं इसके आर्म्स के बारे में। इसमें निम्न भुजाएं पाई जाती हैं, निम्न भुजाएं या निम्न आर्म्स पाई जाती हैं, भुजाएं पाई जाती हैं। देखिए अब ये भुजाएं 4 हैं, 5 हैं, सबकी बात करेंगे, ठीक है। 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं, 2 बातें इसलिए हो सकती हैं कि अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। मेनली देखें तो 4 होती हैं, और अगर एक वेरिएबल आर्म होती है, अगर उसको भी हम इसमें शामिल करें तो 5 आर्म्स 5 भुजाएं इसमें होती हैं। क्लियर है। सबसे पहली भुजा की बात करते हैं। देखिए आपको हर चीज डायग्राम में बताई जाएगी, समझाई जाएगी, उसके बाद ही हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये आर्म आपको दिखाई दे रही है, इसको देखते हैं। ये क्या है, ये असेप्टर आर्म है, ये ग्राही भुजा है। ये क्या है बच्चों, अगर इसको देखें तो ये पहली आर्म है और इसे कहते हैं असेप्टर आर्म। असेप्टर आर्म या जिसे हम ग्राही भुजा कह सकते हैं, ग्राही भुजा कह सकते हैं। इसे हम अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट भी कह सकते हैं। अमीनो अम्ल के जुड़ने के लिए स्थल जो होता है वो भी इसी का नाम है। वो चूंकि डायग्राम में लिखा है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट इसे कहा जाता है। दूसरा इसे क्या कहा जाता है, ग्राही भुजा कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस भुजा पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। इस भुजा पर कौन जुड़ता है, अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। और ये सारी बातें हमने ट्रांसलेशन जैसा बिंदु पढ़ा है उसमें अच्छे से कर रखी हैं। क्लियर है। देखिए 2 आपको प्राइम दो एंड्स दिखाई दे रहे हैं, हमने पहले भी बात की थी। ये 5 प्राइम है, तो अगर इस 5 डैश पर या 5 प्राइम पर देखें तो यह ग्वानिन, यहां पर क्या पाया जाता है, ग्वानिन। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट बात है कि टीआरएनए के 5 प्राइम पर या 5 डैश पर कौन सा नाइट्रोजन 4 पाया जाता है, दैट इज ग्वानिन। क्या, ग्वानिन पाया जाता है। अगर इसकी बात करें हम 3 डैश की या 3 प्राइम की, तो याद रखिएगा यहां पर एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है जो क्या होता है, सी और ए। क्या होता है बच्चों, सी और ए। आई रिपीट, सी ए। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, सी ए। अब इसमें भी लॉजिक है। इसमें लॉजिक क्या है, जस्ट सपोज आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने थोड़ा गौर नहीं किया, आपने टीआरएन का डायग्राम देखा, आपने देखा कि 3 डैश पर या 3 प्राइम पर एक स्पेशल कोडॉन है, दैट इज CCA और ACC। फर्क है दोनों में, CCA और ACC। अब एग्जाम में एक प्रश्न आता है क्या, कि निम्न में से टीआरएनए के 3 डैश पर या 3 प्राइम पर कौन सा कोडॉन पाया जाता है, और पहला ऑप्शन ये होता है ACC। देखिए नॉर्मल अगर हमारे दिमाग में जेनेटिक कोड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में जो कोडॉन जो सीक्वेंस, जो क्रम बैठेगा वो ACC बैठेगा, ना कि CCA। आगे बात समझ में। अब आप कहेंगे CCA क्यों है, देखिए ऐसी बातें हम कर चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं आपको कि हमें पता है कि कोई भी अगर इधर 5 डैश है, इधर 3 डैश है,
तो जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह से रीड किया जाता है। रीड किया करने का मतलब है ट्रांसलेशन जो होता है वो इधर से प्रारंभ होता है, ना कि इधर से। आगे बात समझ में आपके, इसलिए ये सीक्वेंस CCA है, ना कि ACC। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? ये क्या है? CCA, ना कि ACC। याद रहने लायक बात है और आपको याद होनी भी चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके 3 प्राइम पर या 3' एंड पर क्या पाया जाता है? OH ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। कहां पर? 3' एंड पर, या आप कहें ग्राही भुजा पर। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो पहली भुजा से रिलेटेड जितने भी बिंदु थे उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। क्लियर? आइए तो इन सभी बिंदुओं को पीछे मेंशन भी कर देते हैं। पहली भुजा हमने कौन सी कही? असेप्टर आर्म कही। असेप्टर आर्म, या जिसे हम ग्राही भुजा भी कह रहे हैं, ग्राही भुजा, या इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट भी कहा जा सकता है। ओके, इसे क्या कहा जा सकता है? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि यही बातें हमें याद रखनी है, यही बातें हमें समझनी है, क्योंकि एक एक आर्म से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आता है और हम उसका आंसर ना दे पाएं तो हमारा पढ़ना बेकार है। इसलिए याद रखिएगा, इसे असेप्टर आर्म कहते हैं, इसे ग्राही भुजा कहते हैं, इसे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या होता है इसमें? देखिए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इस पर या इस भुजा पर, इस भुजा पर अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं, आकर जुड़ते हैं। ये इस भुजा से रिलेटेड बात या पॉइंट समाप्त होता है। अब चूंकि हमने 2 से 3 बातें यहां पर की हैं, वो बातें हम यहां बॉक्स पर लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं बॉक्स में? देखिए, हमें जो पहली बात याद होनी चाहिए कि टीआरएनए के 5 प्राइम पर या 5' सिरे पर ग्वानिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसके 3' या 3 प्राइम सिरे पर एक विशिष्ट अनुक्रम, एक विशिष्ट अनुक्रम, एक विशिष्ट अनुक्रम, एक विशिष्ट अनुक्रम CCA पाया जाता है, पाया जाता है। और जो बिंदु हमें याद रखना है, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु इसी सिरे पर, इसी सिरे पर, इसी सिरे से मतलब है 3' एंड पर। मैं लिख दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3' सिरे पर OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल समूह भी पाया जाता है, भी पाया जाता है। ये बात हो गई। और कुछ बिंदु और हैं, वो भी हमें याद होने चाहिए। वो क्या है? वो नेक्स्ट बिंदु ये है कि टीआरएनए पर या टीआरएनए में कुछ असामान्य, असामान्य, असामान्य मतलब अनयूजुअल, इन्हें देखिए, इन्हें असामान्य कहा जा सकता है, इन्हें अनयूजुअल कहा जा सकता है, इन्हें मॉडिफाइड कहा जा सकता है। याद रखिए हर वर्ड के लिए असामान्य, अनयूजुअल या मॉडिफाइड, मॉडिफाइड क्षार पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। जैसे जैसे स्यूडो यूरेसिल। व्हाट? स्यूडो यूरेसिल, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, स्यूडो यूरेसिल। ठीक है,
सेकंड है आइनोसिन और थर्ड है DHU मतलब डाई हाइड्रोयूरिडीन। कौन सा है? डाई हाइड्रोयूरिडीन। अच्छे से याद कर लीजिए, ये तीनों के तीनों अनयूजुअल बेस हैं, असामान्य क्षार हैं जो टीआरएनए में पाए जाते हैं और इनके कारण कुछ इंपैक्ट्स हमें दिखाई देखने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे किसमें? टीआरएनए के स्ट्रक्चर में। और वो क्या होता है वो हाथों हाथ आप इस चीज़ को भी जान लीजिए। देखिए, जब हम इसे देखते हैं तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, फिर ये क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या होता है कि टीआरएनए में फोल्ड्स के कारण, फोल्ड्स मतलब वलन के कारण, टीआरएनए में फोल्ड्स के कारण संपूरक क्षार पास पास आ जाते हैं। उन स्थानों पर हाइड्रोजन बॉन्ड निर्मित होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, निर्मित होता है, ठीक है। वो कहाँ है वो डायग्राम में देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, आप अच्छे से देखिए, ये जो हैं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या है बच्चों? ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मैं फिंगर मेंशन कर रहा हूं, ये जो हैं, इन्हें स्टेम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टेम। इन्हें स्टेम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसी के आगे कुछ स्पेशल राउंडेड गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? ये लूप्स हैं। ये कौन है? लूप। ये स्पेशल है, इसलिए यहां पर टी लूप लिखा हुआ है, दैट इज टी साइसी लूप। बट इन सभी को, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? लूप। लूप का मतलब ये है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है। क्यों उपस्थित नहीं है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या मैं कहूं हमारे लिए क्वेश्चन यही आता है कि यहां पर लूप्स क्यों नहीं है। लूप्स यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने पीछे की स्लाइड में लिखा है कि टीआरएनए में कुछ स्पेशल या मैं कहूं कुछ अनयूजुअल क्षार पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं। उनके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, अपितु लूप का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लूप का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, बात मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। स्यूडोयूरिडीन, याद रखिएगा, हमने क्या कहा? हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि टीआरएनए में कुछ असामान्य या मैं कहूँ अनयूजुअल या मैं कहूँ मॉडिफाइड क्षार पाए जाते हैं, जैसे स्यूडोयूरिडीन है, स्यूडोयूरेसिल है, आइनोसिन है, डाइहाइड्रोयूरिडीन है। इन तीनों को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। ये इस तरह से हमने पहली आर्म के बारे में और कुछ स्पेशल बिंदु थे, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब सेकंड आर्म पर आते हैं। सेकंड आर्म ये है, ये द्वितीय आर्म है, आपको दिखाई दे रहा है। इस द्वितीय आर्म को क्या कहा जाता है? इस द्वितीय आर्म का पूरा नाम होता है टी साई सी आर्म। क्या नाम होता है बच्चों इसका? टी साई सी आर्म। ये क्या काम करती है? देखिए, टी साई सी आर्म जो होती है, हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ रखा है। हमें पता है कि एमआरएनए पर राइबोसोम की उप इकाइयां छोटी और बड़ी आकर जुड़ती हैं। तो ये टी साई सी वो ही भुजा है, टी साई सी वो ही भुजा है। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टी साई सी वो ही आर्म है जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ती है, या राइबोसोम की बड़ी उप इकाई इसी आर्म से जुड़ती है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या है? टी साई सी आर्म। अब टी का मतलब क्या है? टी का मतलब थाइमीन है। साई का मतलब क्या है? साई का मतलब है यहाँ स्यूडोयूरिडीन, और सी का मतलब साइटोसिन है। मैंने आपको बोला कि, मैंने क्या बोला, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा, कि
आरएनए में थाइमिन नहीं होता, फिर यहां थाइमिन क्या लेने आया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहां पर थाइमिन अवेलेबल होता है। वैसे नॉर्मली देखें तो थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता। दोनों बातों को अच्छे से याद रख लीजिए। इसका पूरा नाम कभी पूछ लिया जाए तो थाइमिन स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कार्य इसका बता दिया, अब इस कार्य को लिख भी देते हैं। सेकेंड आर्म की बात कर रहे थे हम। सेकेंड आर्म कौन सी थी? टी साई सी आर्म, टी साई सी आर्म या टी साई सी भुजा, इसको देखते हैं। यह या इससे राइबोसोम की बड़ी उप इकाई आकर जुड़ती है। इससे राइबोसोम की बड़ी उप इकाई आकर जुड़ती है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई आकर जुड़ती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप याद रखिएगा इसे। सेकंड हो गया। और दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि इसमें स्यूडोयूरेसिल पाया जाता है। अब देखिए मैं बता चुका हूं आपको, आप चाहें तो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। यहां पर मैंने बोला इसी की उपस्थिति के कारण यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और सेकंड इसी की उपस्थिति के कारण जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा? लूप बनेगा, इसीलिए यहां पर लूप बनता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो हमने किसके बारे में बात की? हमने सेकंड आर्म के बारे में बात की, हमने टी लूप के बारे में बात की, हमने टी साई सी लूप के बारे में बात की, हमने थाइमिन स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन लूप के बारे में बात की। क्लियर है? देखिए अब तीसरी आती है यहां पर, ये आपको दिखाई दे रही होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए इसे आप किस किस नाम से जान सकते हैं वो देखिए। इसे आप एक्स्ट्रा आर्म के नाम से जान सकते हैं, अतिरिक्त भुजा के नाम से जान सकते हैं। इसे वेरिएबल आर्म के नाम से जान सकते हैं। इसके बारे में क्या है? इसके बारे में कोई खास बिंदु हमारे पास नहीं है, लेकिन हम मेंशन कर देते हैं कि एक्स्ट्रा आर्म क्या होती है। एक्स्ट्रा आर्म या जिसे हम अतिरिक्त भुजा कहते हैं, अतिरिक्त भुजा क्या कहेंगे? अतिरिक्त भुजा। देखिए इसका क्या है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? वेरिएबल आर्म भी से को कहा जाता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक ये भुजा है जिसे हमने टी साई सी आर्म कहा है, और ये एक एंटीकोडोन आर्म है, इन दोनों के बीच में है। तो बस हमें यही मेंशन करना है और कोई खास बात नहीं है। क्या? यह टी साई सी तथा एंटीकोडोन आर्म के मध्य स्थित होती है। और कोई बिंदु इसके बारे में लिख सकते हैं? एक बात और लिख सकते हैं। क्या? इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। क्या बच्चों? इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। देखिए मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि हम टीआरएनए और आरएनए का फुल्ली पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। इसके बारे में कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें जानने चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि टीआरएनए के और आरएनए के बारे में 5-5 बातें जानी और आगे बढ़ गए।
हम ऐसे कोई बिंदु को नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग, बच्चे इस बिंदु का लुत्फ और आनंद उठा सकें। आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमारे सामने आता है तीसरी आर्म, थर्ड आर्म के बारे में बात करते हैं हम। थर्ड आर्म कौन सी है? देखिए, थर्ड आर्म आपको दिखाई दे रही है, ये थर्ड आर्म है, ये थर्ड आर्म है, या मैं जिसे एंटीकोडोन आर्म कह सकता हूं, एंटीकोडोन आर्म कह सकता हूं। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या करती है, हमें अच्छे से पता है। क्यों? इसलिए पता है क्योंकि हमने इसे पढ़ रखा है कि जब एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आकर जुड़ जाता है तो टीआरएनए उस एमआरएनए से या उस राइबोसोम से आकर जुड़ता है। इतना सा हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस तरह से कोई भी टीआरएनए आकर उस स्थान से जुड़ जाता है। पहली बात, कोई भी टीआरएनए आकर नहीं जुड़ता, हमेशा एक विशिष्ट टीआरएनए आकर ही जुड़ेगा। वो विशिष्ट, वो स्पेशल क्यों है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता चले कि वो ही स्पेशल है। देखिए, चूंकि हम इसका नाम ही क्या दे रहे हैं, एंटीकोडोन नाम दे रहे हैं। इसका क्या नाम दे रहे हैं? एंटीकोडोन नाम दे रहे हैं। इसे हम एक रफली डायग्राम से समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखिए रफली डायग्राम से हम क्या समझ सकते हैं। मान के चलिए कि ये एक एमआरएनए है, ठीक है। ये क्या है? एक एमआरएनए। क्या है? एक एमआरएनए। क्लियर है बच्चों? ये एमआरएनए। और मान के चलिए कि यहां पर कुछ कोडोन्स हैं, जो भी हों, लेकिन यहां पर एक कोडोन है जिसका नाम है AUG। क्लियर है? अब राइबोसोम की इकाइयां आपको पता है, ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई है। ऐसी हम बातें पहले कर चुके हैं बच्चों, अच्छे से कर चुके हैं। अब टीआरएनए आता है, टीआरएनए आया सर, टीआरएनए आकर यहां पर लग गया, लेकिन टीआरएनए के पास ऊपर कौन है? यहां पर मैथ्योनिन है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अलग अलग करें तो फॉर्मल मैथ्योनिन है मैथ्योनिन, लेकिन मैथ्योनिन अमाइनो एसिड वाला ही टीआरएनए क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि इसकी एंटीकोडोन भुजा के पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस थे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए है तो इधर क्या आएगा? यू। टी नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम आरएनए पढ़ रहे हैं ना। यू आएगा, यू है तो यहां पर कौन आएगा? यहां पर ए आएगा। यहां पर जी है तो यहां पर कौन आएगा? सी आएगा। मतलब एयूजी वाली जो साइट है वहां पर वो ही टीआरएनए आएगा जिसकी एंटीकोडोन भुजा के पास यूएसी जैसा अनुक्रम होगा, और कोई भी टीआरएनए आकर यहां पर नहीं जुड़ सकता। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि एंटीकोडोन भुजा का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेशन जैसी प्रक्रिया में। क्लियर? तो ये बिंदु आई थिंक क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारे मूल स्थान पे आते हैं जहां पर थे हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये सर थर्ड आर्म है जिसे एंटीकोडोन भुजा कहते हैं। और एंटीकोडोन भुजा या एंटीकोडोन आर्म वो ही होती है जो एमआरएनए पर उपस्थित ट्रिपल कोडोन से आकर अटैच होती है या इनसे आकर संपर्क स्थापित करती है। क्यों करती है वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? तो इसका फंक्शन हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे जुड़ते चले जाएंगे, ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से, क्योंकि अगर हम इससे आगे गए तो हम फिर ट्रांसलेशन में एंटर कर जाएंगे। चूंकि ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं इसलिए मुझे वहां पर जाने की दोबारा आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो देखिए, हमारी जो नेक्स्ट आर्म है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, थर्ड आर्म, तीसरी भुजा की बात कर रहे हैं। वैसे चौथी भुजा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह से थर्ड है, किस तरह से फोर्थ है। ये कौन है? एंटीकोडोन आर्म। देखिए क्या होते हैं इस भुजा पर एमआरएनए पर उपस्थित त्रिक कोडोन के
संपूरक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वो साइट है, वो जगह है जहां से mRNA से आकर जुड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट दूसरी चीज आपको हमने ये पढ़ा कि इसमें लूप भी है, तो देखिए यहां पर लूप है तो क्यों है वो भी लिख लेते हैं। इसमें आइनोसिन असामान्य क्षार पाया जाता है, असामान्य क्षार पाया जाता है, पाया जाता है। या इसे मैं असामान्य न्यूक्लियोसाइड भी लिख सकता हूं। याद रखिएगा इस चीज को, क्या लिख सकता हूं? असामान्य न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं एक में लिख देता हूं यहां पर, असामान्य न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट आर्म है वो है डी लूप। कौन सी है? डी लूप। ये कौन सी भुजा है बच्चों? ये है फोर्थ आर्म। इसे डी लूप कहते हैं, इसे DHU लूप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? DHU लूप भी कहते हैं। ये क्या है? ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की बाइंडिंग साइट है। इसे क्या कह सकता हूं मैं? अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। देखिए मैंने 2 बार क्यों रिवाइज किया इसे? मैंने इसलिए रिवाइज किया ताकि ये नाम सुनकर आपके दिमाग में कुछ भी या किसी भी तरह की हरकत होती है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये नाम आपने सुन रखा है, और ये कहीं ना कहीं आपने ट्रांसलेशन के पहले पद में सुन रखा है कि अमीनो एसाइल सिंथेटेज वो एंजाइम होता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज वो एंजाइम होता है जो निष्क्रिय अमीनो अम्ल को सक्रिय करने का काम करता है। अच्छे से पढ़ रखा है, तभी तो सक्रिय अमीनो अम्ल यहां पर आकर जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम निष्क्रिय अमीनो अम्लों को सक्रिय करता है, परिणाम स्वरूप वो इसके असेप्टर आर्म या ग्राही भुजा पर आकर जुड़ते हैं। देखिए मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं कि टीआरएनए की प्रत्येक भुजा का कार्य, फंक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी आर्म क्या काम करती है। चलिए देख लेते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। क्या इसे लिखते हैं? नेक्स्ट जो फोर्थ आर्म हमारे पास आती है वो कौन सी आती है बच्चों? फोर्थ आर्म जो हमारे पास आती है वो आती है DHU। DHU या जिसे हम क्या कह सकते हैं? डाई हाइड्रो यूरिडीन। क्या कह सकते हैं इसे? डाई हाइड्रो यूरिडीन। इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। व्हाट? अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट इसे कहा जा सकता है। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, और ये एंजाइम जब याद रहता है तो आपको फंक्शन स्वतः ही याद आ जाएगा कि इस एंजाइम का क्या कार्य होता है। देखिए इस पर अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है, और ये क्या कार्य करता है आपको अच्छे से पता है। फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो यह निष्क्रिय अमीनो अम्ल को सक्रिय करने का काम करता है, और यही सक्रिय अमीनो अम्ल असेप्टर आर्म पर आकर जुड़ते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने टीआरएनए के सभी बातों या सभी भुजाओं के बारे में बात की, इसके जो जनरल फीचर्स थे उनके बारे में बात की, ये छोटा क्यों है, ये घुलनशील क्यों है, इसके क्लोवर लीफ मॉडल, इसका एल शेप मॉडल, सब के बारे में हमने बात की। और आई थिंक अभी तक आपने जो टीआरएनए पढ़े होंगे
ऐसा मुझे अनुमान है कि आज आपको चाहे 2% अधिक मिला हो, लेकिन निश्चित रूप से आपको अधिक मिला होगा, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। अब इसके कार्य की बात करते हैं। कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इसका नाम ही इसके फंक्शन को बता देता है, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? ये अनुवादन की प्रक्रिया में अमीनो अम्लों के स्थानांतरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अमीनो अम्लों के स्थानांतरण का कार्य करता है। तो इसका कार्य भी देख लेते हैं। कार्य यह है अमीनो अम्लों को अमीनो अम्लों को एमआरएनए पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये तो बात किसकी की? ये बात हमने की टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए की कंप्लीट डिटेल स्टडी हमने कर ली। अब आगे चलते हैं और दूसरा जो बिंदु है वो हमारा है आरआरएनए। कौन सा है बच्चों? आरआरएनए। देखिए अब इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं कि ये क्या बला है। आरआरएनए, या जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। देखिए इसकी अगर खोज की बात करें, खोज किसने की थी इसकी? तो इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है कुंज नाम के वैज्ञानिक को। कुंज, जबकि ये टर्म, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था कुरलैंड नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बात की। ये बनता कहाँ पर है? ये बनता आपको पता है कि जितने भी केंद्रक वो आरएनए बनते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। अच्छे से बता रखा है आपको मैंने। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में लोगों को इतना सा या सामान्यतः इतना सा याद रहता है कि एमआरएनए फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन मेथड। मैंने बताया था कि ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ये बात याद रहनी चाहिए आपको। दूसरी बात, हमने भले ही पिछले टीआरएनए में नहीं कि हमने कि कौन से एंजाइम इनके निर्माण में योगदान देते हैं, किस एंजाइम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि एक घड़ी आती थी पहले जिसका नाम था HMT। आजकल तो नहीं आती, बंद हो गई। HMT साउंड्स लाइक RMT। HMT RMT। तो मैंने बोला था आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी क्रम में आप याद रखें RMT। आरआरएनए के निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज प्रथम भाग लेता है। एमआरएनए के निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय या सेकंड भाग लेता है, जबकि टीआरएनए के निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भाग लेता है। तो हो गया ना RMT, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत इजी है, बहुत आसान है, अच्छे से याद करिए। कहीं पर भी आप इसे मेंशन करिए RMT, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुझे बार बार इंडिविजुअली किसी आरएनए में लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वहां पर अच्छे से ये चीज़ बता रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसकी मात्रा देखें तो जितना आरएनए होता है, सेलुलर आरएनए की बात कर रहा हूं, उसमें से 80% आरएनए आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भारी आरएनए होता है, हैवी आरएनए है, भारी आरएनए। और ये अघुलनशील आरएनए होता है बच्चों। ये क्या होता है? अघुलनशील, इनसॉल्युबल, अघुलनशील आरएनए। ठीक है, और कोई स्पेशल बात इससे रिलेटेड? और अगर हम देखना चाहें कि ये भारी हो गया, ये इसकी मात्रा के बारे में बात कर ली, अघुलनशील हो गया। अब बात करते हैं कि जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए क्यों है? राइबोसोमल आरएनए इसलिए है, देखिए आपने राइबोसोम अच्छे से पढ़ रखा है, और राइबोसोम आपने पढ़ा होगा तो राइबोसोम के कंपोजिशन में आपने दो बिंदु देख रखे हैं कि राइबोसोम
किसका बना होता है? rRNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं वर्तमान में हम, और उसमें 60% ये और 40% ये होता है। ये भी हमने अच्छे से बात की है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये किधर उपस्थित होता है? ये राइबोसोम में उपस्थित होता है। और अवसादन गुणांक के आधार पर हम इसे आगे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं वो बांट ही देते हैं। कैसे बांटते हैं देखिए, आपको पता है राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ रखा है। राइबोसोम आप अच्छे से जानते हैं कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। ये अच्छे से पता है। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये मोस्टली यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स। और बता रखा है आपको, इसके अलावा ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। देखिए, अब हमें ये भी पता है कि 70S राइबोसोम 2 उप इकाइयों में बटा रहता है, एक 30S और एक 50S। इसी प्रकार से जो यूकैरियोट्स 80S राइबोसोम होता है वो भी 2 उप इकाइयों में विभाजित होता है। वो सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं? 40S और 60S। अच्छे से हम राइबोसोम में इसे पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ इसके टाइप कितने हैं, हालांकि ये बात भी हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। 30S, इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा 16S rRNA। क्या मिलेगा बच्चों? 16S rRNA। क्या मिलेगा? 16S 16S rRNA। और 80S राइबोसोम की छोटी उप इकाई में आपको देखने को मिलेगा 18S rRNA। इसी प्रकार से 70S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में आपको देखने को मिलेगा क्या? 5S rRNA और 23S rRNA। जबकि इसी प्रकार से 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा 5S rRNA, 5.8S rRNA और 25 S rRNA। ये सारे RNA 1 2 3 4 5 6 ये आपको 3 4 7 प्रकार के RNA आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है? तो इस प्रकार से या इस चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि राइबोसोम में किस किस प्रकार का RNA आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये सारी बातें हमने की कि ये मात्रा में इतनी होती है, भारी होता है, एगुलनशील होता है, ये भी एकल रज्जुकी होता है। कैसा होता है? एकल रज्जुकी। कैसा होता है बच्चों? एकल रज्जुकी होता है। कैसा होता है ये? एकल रज्जुकी होता है। ये बातें हो गई। मैंने आपको घुलनशील के बारे में बता रखा है, एगुलनशील के बारे में बता रखा है। 1M NaCl में जो घुल जाए वो घुलनशील, जो नहीं घुले वो एगुलनशील। तो ये 1M NaCl में घुलनशील नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमने राइबोसोम के सभी जितने भी प्रकार थे, उनमें जो सब यूनिट्स थे, उनमें कौन कौन से RNA हैं, सब के बारे में बात कर ली है। आगे देखते हैं आगे इसके बारे में और क्या जान सकते हैं। इसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि देखिए क्या जान सकते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। ये आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर इसकी संरचना की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसकी कैसी होती है? हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल। और हमने ये बात की है कि जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब ये भी हमने बात की है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अच्छे से बात की है। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ जगह ऐसे लूप्स दिखाई दे रही हैं जिनमें ये डबल स्ट्रैंडेड नज़र आता है। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जब भी ये RNA इस तरह का आपको देखने को मिले, ये इस तरह से आपको देखने को मिले, उसका मतलब क्या है कि जब कभी ऐसे फोल्ड्स मिलें और इस नाइट्रोजन क्षार के सामने इसका संपूरक नाइट्रोजन क्षार आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये वलन आपको देखने को मिलेंगे।
ये जो आपको वलन दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। देखिए आगे बात समझ में, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं पाया जाता है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। तो इसका क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा मैंने बताया कि जब इसमें वलन पाए जाते हैं तो वलन फॉर्मेशन के दौरान, या मैं कहूँ फोल्ड्स फॉर्मेशन के दौरान, अगर इसमें आमने सामने संपूरक क्षार आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी बॉन्ड्स बनते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसके कार्य की बात करते हैं। और क्या बात कर रहे थे हम, इससे पहले हमने इसके राइबोसोम के बारे में बात की है, अब इसके कार्य की बात करते हैं। कार्य की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का कार्य करता है, कैसे करता है, राइबोसोम आ गया ना। राइबोसोम क्या करता है आपको पता है, क्या करता है, एमआरएनए और टीआरएनए को जोड़ने का काम करता है। कौन, राइबोसोम। तो एमआरएनए और टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़ने का काम करता है, या राइबोसोम एमआरएनए टीआरएनए को जोड़ने का काम करता है। ये चीज़ हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कि आरआरएनए एक कैटलिस्ट की भूमिका किस तरह से अदा करता है। आप सामान्य तौर पर भी लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन संश्लेषण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आरएनए कौन सी भूमिका अदा करता है, तो आपको याद होना चाहिए वो एक कैटलिस्ट, वो एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आरआरएनए कहाँ पर मिलेगा, राइबोसोम की उप इकाइयों में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, राइबोसोम की उप इकाइयों में देखने को मिलेगा। ये चार्ट बनाने के पीछे लॉजिक यही था कि यहाँ पर ये आरआरएनए है। और दूसरी चीज़ आप अच्छे से भी जानते हैं, क्या जानते हैं आप अच्छे से ये जानते हैं कि जो यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, अब उन क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है, वहाँ पर एक द्वितीयक संगठन क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में अच्छे से बात की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।